सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को किसने जीता है? तो आंसर होगा अनामिका। तो इन्हें हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिमंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो बुक है कौन सी, टोकरी में दिमंत थेरी गाथा, ये इन्होंने 2014 में लिखी थी। और याद रखना इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली ये देश की पहली महिला साहित्यकार हैं। क्या नाम है? अनामिका। ये बिहार से हैं। वैसे देखो 20 भाषाओं में ये साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी भाषा का मैंने आपको बता दिया अनामिका, क्योंकि ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी और जो नाम है उनकी यहाँ पे मैं आपको लिस्ट लगा करके दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी ऋतिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। और रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा शोएब अख्तर। तो पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैं ये शोएब अख्तर, और उन्हीं के नाम पे रावलपिंडी का ये जो KRL स्टेडियम है इसका नाम बदल दिया गया। शोएब अख्तर ये रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। और स्टेडियम से आपको बताऊं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कैपेसिटी वाइज, सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा है? गुजरात का मोटेरा स्टेडियम। और अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उसी तरह से दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया था। और लखनऊ में जो एकना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मैरिक गारलैंड को। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। क्या आप जानते हैं ये कौन होते हैं? तो ये केंद्र सरकार का वकील होता है, जो कि केंद्र सरकार के जो भी हाई प्रोफाइल, जो भी बड़े मामले होते हैं जिन पे केंद्र सरकार पे केस हो जाता है, तो उसमें ये अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट में, उसे ही बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन बन गए? मैरिक गारलैंड बन गए। अच्छा, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो भी नाम याद होना चाहिए आपको, के वेणुगोपाल है। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लॉयड ऑस्टिन, ये अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। और एंथोनी ब्लिंकेन ये वहाँ के विदेश मंत्री बने थे। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जो विदेश मंत्री होते हैं ना, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी बोला जाता है। बाकी जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी अभी। वहाँ के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन है 46 नंबर के। और वहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? कमला हैरिस। अच्छा, अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है? मुख्य रूप से 4 आप याद रख लो। युद्ध अभ्यास जो अभी कुछ समय पहले राजस्थान में हुआ था, वज्र प्रहार होता है, टाइगर ट्रैम्प ये अभी हमने करना शुरू किया इसके साथ, और एक और होता है कोप इंडिया। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, कल की वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे एक छोटा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। कल हमने जो ये प्रश्न पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो हमने कहा था तेलंगाना में। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में NTPC बना रहा है इसे। और हमने इसकी कहा था कैपेसिटी कितनी है? 100 गीगावाट। तो गीगावाट नहीं है इसकी, 100 मेगावाट ही इसकी कैपेसिटी है। साथ में मैंने आपको ये भी याद दिलाया था कि कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो ये जो मध्य प्रदेश वाला ये ही सबसे बड़ा है। और ये जो तेलंगाना वाला है ये आप कह सकते हो तेलंगाना का सबसे बड़ा है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा कहना इसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। लेकिन जितनी भी न्यूज़ है वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा इसे कहा जा रहा है। तो क्यों कहा जा रहा है? या तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये अभी बन के तैयार हो गया है, और वो जो मध्य प्रदेश वाला है वो 2022-23 तक बनकर तैयार होगा। तो अभी वो तैयार हुआ नहीं है, और ये तैयार हो चुका है। कुछ ही समय में ये मई तक स्टार्ट भी हो जाएगा। शायद इसीलिए इसे भारत का सबसे बड़ा अभी कहा जा रहा है, क्योंकि ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ, कल हमने इसकी कैपेसिटी गीगावाट आपको बताई थी, तो इसको करेक्शन कर लेना,
600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट, अभी आरआरबी एनटीपीसी के आप लोगों के जो पेपर हुए, अगर आप लोगों ने एग्जाम का एनालिसिस किया होगा तो आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि कई सारे क्वेश्चन है जो कई सारी शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। तो अभी हम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है वहां पे जीएस, जीके और करंट अफेयर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए तो उनको हम आपको करवाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होंगे। लेकिन उसके पहले मैं जाता हूं, ये कल ऑडियो अपलोड किया गया, आप पहले इसको जाकर के सुने। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके, वहां जाकर के आप इसे सुनिए, अपना रेस्पॉन्स दीजिए। अभी हम बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा सुष्मिता मुखर्जी ने। तो अभी पटकथा लेखक और नाटककार हैं ये सुष्मिता मुखर्जी, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, और ये इनकी दूसरी बुक है। इनकी जो पहली बुक थी वो थी मी एंड जूही बेबी। बाकी एएस पन्नीर सेल्वन अभी करुणानिधि अ लाइफ नाम की बुक लिखी। मोहन कृष्ण बोहरा, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, उसके लिए अभी 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। राम माधव ने कौन सी बुक लिखी? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम से। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर आए? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पे दो राज्य रहे, आसाम और बिहार। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी। उसके अलावा भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में, और गोधन न्याय योजना शुरू की थी। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़। पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की थी, और छत्तीसगढ़ सरकार ने ही पढ़ई तुहर द्वारा पोर्टल भी लॉन्च किया था। अभी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की थी, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला था। देखो, यहाँ पे आपको इंद्रावती नेशनल पार्क मिलेगा, किंगर वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि अब छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? नवीन पटनायक। उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है, और इसे बनाने का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को अग्रिम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, कंपटीशन के लिए तैयार करना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला फायर पार्क भी बन रहा है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल भी भुवनेश्वर में बना है। उसके अलावा FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भी बना था भुवनेश्वर। और अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार भी जीता था। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये हो गया भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ल्ड स्किल सेंटर, जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने पढ़ा था कि असम के दर्रांग जिले में पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, तो वो भी आप ध्यान रखना। बाकी देश का पहला टायर पार्क बना है पश्चिम बंगाल में, और देश का पहला सैंड ड्यून पार्क ये स्थापित किया गया कहाँ पे? गोवा में। अब यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ के नए चीफ जस्टिस अभी बने, जिनका नाम है S मुरलीधर। अभी उड़ीसा सरकार ने स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग भी स्थापित किया। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में। अभी यहीं पे मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया। तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला यहाँ पे शुरू हुआ था। बिंदु सागर सफाई परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी, और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा उड़ीसा में।
उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम कर दिया गया। बाकी उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल की शुरुआत की थी। उसी तरह से बलराम योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य भी बना था उड़ीसा। यहीं पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिलेगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क आप याद रख लो। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ये हीराकुद डैम है जो कि महानदी पे बना हुआ है। बाराबती स्टेडियम आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। और ये जो आप देख रहे हो ये है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जिसको कहते हैं चिल्का लेक। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा जितेंद्र गुप्ता ने। तो इन्होंने लिखी है ये बुक। बाकी मेघना पंत द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक लिखी थी। अरुण कुमार इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक लिखी थी। और गौतम चिकेरमा ने इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। तो इनके नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया है जिसे मलेरिया मुक्त अभी घोषित किया गया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। तो अभी अल सल्वाडोर ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का तो पहला देश और संपूर्ण अमेरिका का तीसरा देश बन गया है। अच्छा, मलेरिया डे कब मनाते हैं हम? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। और ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से फैलता है। और प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड तक कौन लेकर के जाता है? एक मच्छर। उस मच्छर को क्या कहते हैं? मादा एनाफिलीज कहते हैं। अब बात है अल सल्वाडोर की, ये कहाँ पड़ता है? तो ये रहा मैप में अल सल्वाडोर। इसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर होती है, करेंसी US डॉलर है और इसके प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया है कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बन जाएगी। और सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिया है और ये दिसंबर 2021 तक चालू भी हो जाएंगे। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से की है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी 12 मार्च को ही महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह के 91 ईयर पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा करके 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। तो देश के 75 स्थानों पर यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है और दांडी मार्च इसी महोत्सव का एक हिस्सा है। और यह आयोजन आज़ादी के 75 ईयर्स को मनाने के लिए किया जा रहा है। आपको याद होगा, नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने अहिंसक विरोध के हिस्से के रूप में दांडी मार्च या नमक मार्च किया था। अच्छा, महोत्सव से आपको याद होगा अभी हैरत महोत्सव मनाया गया था जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि के दिन। और अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया था, कहाँ पे? उत्तराखंड में। उसके अलावा लोक कला उत्सव उत्सवम 2021 मनाया गया था अभी केरल में। लेकिन यहाँ बात हो रही है गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, इसकी कैपिटल गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास योजना यहाँ पे शुरू की थी और दुनिया का पहला CNG टर्मिनल ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनेगा गुजरात में ही। और गुजरात में जो विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस पद को संभालने वाले ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पहले थे मोरारजी देसाई। अभी गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया? कमलम कर दिया। उसके अलावा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया गुजरात में ही। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। भारत का पहला डायनासोर पार्क और म्यूजियम भी गुजरात में ये स्थापित किया गया। और गुजरात सरकार ने करुणा अभियान 2021 को भी शुरू किया था। अच्छा बताओ, देश का पहला प्रवासी सेल ये कहाँ पे खोला गया? सूरत में। सूरत जिसे सिल्क सिटी, डायमंड सिटी भी बोलते हैं, तापी नदी के किनारे ये स्थित है। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में ही।
उसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में ही बनेगा देश का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल। और अभी फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल को शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था गुजरात। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये गुजरात में ही बनाया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये भी स्थापित किया जाएगा गुजरात में। देखो गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा, वनसड़ा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट को देशभक्ति बजट का नाम से प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं कौन? मनीष सिसोदिया, जिनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पद है। तो अभी उन्होंने ही 69,000 करोड़ रुपए के साथ राज्य का बजट 2021-22 को प्रस्तुत किया। उन्होंने बजट को देशभक्ति बजट के नाम से प्रस्तुत किया, जो कि सरकार ने स्वतंत्रता के 75 ईयर्स को स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में 2021 में मनाने का फैसला किया। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में चाइना और किस देश ने मिलकर चांद पर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा रशिया। देखो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रशिया की स्पेस एजेंसी आप जानते ही हो, रॉसकॉस्मोस। तो अभी चाइना की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि दोनों देश स्पेस साइंस, रिसर्च, स्पेस इक्विपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी के संयुक्त प्रयोग से एक रोडमैप तैयार करेंगे और इस रोडमैप के जरिए इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का निर्माण करेंगे। किसके साथ? रशिया के साथ। तो ये रहा मैप में रशिया। देखो रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने के लिए रशिया ने अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसके अलावा अमेरिका के बाद रशिया दूसरा देश बन गया है ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने वाला। अभी रशिया ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट भी लॉन्च किया था और रशिया ने ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश ने बनाया? अभी तो आंसर होगा जापान ने और इसका नाम भी याद रखना फुगाकू है। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। और ये जो मैंने ऑडियो अपलोड कर दिया है इसको आप सुन लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके, वहां जाकर के आप इसे सुन सकते हैं। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।